हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस का ये पार्ट नंबर 8 है और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या रोल है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के साथ। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आपको हम फंक्शन प्रोटोटाइप में, एक ऐसी चीज जिसको अक्सर स्टूडेंट नहीं जानते। तो चलते हैं आगे और सबसे पहले बताते हैं आपको हम लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। तो ये देखिए, लोकल वेरिएबल कहते हैं उन वेरिएबल्स को जो वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर डिफाइंड इनसाइड ए ब्लॉक एंड कैन नॉट बी यूज फ्रॉम आउटसाइड दैट ब्लॉक। तो जो वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर, देखिए इसे कहते हैं ब्लॉक, जो इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर देंगे या यहाँ पे डिफाइन कर देंगे उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। और इन वेरिएबल्स को हम इसके बाहर फिर यूज नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक भी ऐसे बनाया जा सकता है, तो ये भी लोकल वेरिएबल कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये जो वेरिएबल है हमारा ए, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो वेरिएबल है ये यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो दो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल हो सकते हैं। इन्हें कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। और आगे लिखा हुआ है कि इनिशियल वैल्यू इज गार्बेज वैल्यू। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन किया इंट एज इक्वल टू 10 और इंट एज इक्वल टू 20, तो इन वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 20, इसमें किया हमने 10। तो अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर कर लेता है, उसे कहते हैं गार्बेज वैल्यू। इट मीन्स इफ ए वेरिएबल इज डिफाइंड विदाउट इनिशियलाइजेशन देन दैट विल बी इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली विद गार्बेज वैल्यू। तो अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली इसके अंदर तो कंपाइलर अपने आप कोई भी वैल्यू इसमें एज्यूम कर लेता है, उसे कहते हैं गार्बेज वैल्यू। और अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरीके से लोकल वेरिएबल काम करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है और इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है डिस्प्ले। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने ए को प्रिंट किया है, उसके बाद एक फंक्शन बनाया मैंने मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल भी किया हुआ है। तो अब ये देखिए, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो हमेशा मेन से चलता है। कंपाइलेशन तो ऊपर से ही होता है लेकिन चलता मेन से है। तो यहाँ पे आया और सबसे पहले ए की वैल्यू मेमोरी में आ जाएगी 10, उसके बाद ये नीचे आएगा और यहाँ पे ए प्लस प्लस की वजह से एक वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से जाएगा ये डिस्प्ले फंक्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद क्या प्रिंट करेगा 11? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल ही नहीं होगा, ये इस लाइन पे आके एरर देगा और ये कहेगा कि ए आपने इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर नहीं किया। क्योंकि ए जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, ये देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, तो फिर आप इस वेरिएबल को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हो। आप दूसरे स्कोप में कैसे यूज कर रहे हैं? तो चूंकि ये वेरिएबल जो है हमारा, ये एक लोकल वेरिएबल है। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए डेफिनेटली एरर देगा। ये देखिए, और यहाँ पे एरर दिख ए पे, और ये बता रहा है कि ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, के ए को हमने इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे सपोज इसको डिक्लेयर कर देते हैं इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ऐसे इंट ए, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? ये कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकता है। ये गार्बेज वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो मैं इसको अब यहाँ से रन करता हूँ तो ये देखिए ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 11 तो नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकती है। ये देखिए 0 आई इसने, तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो इसने इनिशियलाइज कर ली और उसको इसने इसमें प्रिंट करके दिखाया आपको। लोकल वेरिएबल का ही एक और एग्जांपल देखिए। इसमें हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, और जिसके अंदर वैल्यू डाल दी हमने 10। उसके बाद हमने एक और स्कोप बनाया है और इसमें ले लिया हमने एक और ए नाम का वेरिएबल, और उसके अंदर वैल्यू आ गई 20। तो इस वाले ए वेरिएबल को हम यहाँ से यहाँ तक यूज कर सकते हैं, और इस वाले ए वेरिएबल को भी यहाँ से यहाँ तक यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसको आप रन करेंगे तो सबसे पहले प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, इट मीन्स 20 को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर लाइन चेंज करने के बाद ए की वैल्यू हो जाएगी 21, और जैसे ये इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो ये जो ए नाम का वेरिएबल है ये मेमोरी में से खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोकल वेरिएबल की जो लाइफ होती है वो वहां तक होती है जब तक प्रोग्राम हमारा उस ब्लॉक के अंदर रहता है। जैसे इस ब्लॉक से बाहर आता है तो वेरिएबल मेमोरी में से खत्म हो जाता है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए को, तो ये इस ए को प्रिंट नहीं कर पाएगा। अब ये प्रिंट करेगा अपने वाले ए को, इसको 10 को। तो कुल मिला के आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले प्रिंट होगा 20, उसके बाद यहाँ पे मेमोरी में आ जाएगी 21, लेकिन जब जैसे बाहर आएगा तो ये वेरिएबल मेमोरी में से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आके प्रिंट करेगा ये इस वाले ए की वैल्यू 10। तो आउटपुट आएगा हमारा 20, उसके बाद 10। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने
आउटपुट दिखाई दे रहा है 20 और उसके बाद 10। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। दीज वेरिएबल्स आर डिफाइंड फ्रॉम आउटसाइड ऑल द ब्लॉक्स एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। द इनिशियल वैल्यू इज 0। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं होते, उन्हें हम टॉप पे डिफाइन करते हैं, जहां पे हम हैश इंक्लूड से हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसके नीचे आप कहीं भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया इंट ए, तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। इस वेरिएबल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जहां मर्जी आप इसको यूज करेंगे। और अगर आपने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं भी इनिशियलाइज की तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर 0 एज्यूम कर लेता है। अब चलते हैं आईडीई में और मैं इसको आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है जिससे टाइम वेस्ट ना हो, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, और इस वेरिएबल को मैंने हैश इंक्लूड के नीचे डिफाइन किया है। इसका मतलब यह है कि ये वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले आएगा ये मेन फंक्शन में, क्योंकि मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा ए की वैल्यू 10, तो 10 प्रिंट होगा सबसे पहले। उसके बाद ए की वैल्यू हो जाएगी 11, और यहाँ से फंक्शन कॉल किया शो, तो शो वाले फंक्शन पे आएगा और यहाँ प्रिंट करेगा 11। तो पहले प्रिंट हुआ 10 और उसके बाद आया 11। अब यहाँ पे देखिए मैंने ए की वैल्यू अब कर दी 20, तो 10 वहाँ से हट जाएगा और 20 आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से वापस आएगा ये नेक्स्ट लाइन पे, तो अब ये प्रिंट करेगा वैल्यू 20। तो कुल मिला के हमारा आउटपुट क्या है, सबसे पहले आएगा 10, उसके बाद हो जाएगी 11, तो शो फंक्शन पे जाएगा, अब यहाँ पे प्रिंट करेगा 11, उसके बाद फिर ए की वैल्यू जो 20 और यहाँ पे प्रिंट करेगा ये 20। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने वो आउटपुट पहले 10 आएगा, फिर 11 और फिर 20। देखिए 10, 11 और 20। तो इसमें हमने ये बताया है कि जो हमारा ए वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। ये देखिए मैंने इसको शो फंक्शन में भी यूज कर लिया है और मेन फंक्शन के अंदर भी यूज कर लिया है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्कोप रिजोल्यूशन जो ऑपरेटर होता है ये वाला, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल के साथ कैसे यूज करते हैं। तो चलते हैं आईडी में और बताते हैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, और ये वेरिएबल आप जानते ही हैं ये हैश इंक्लूड के नीचे डिफाइन किया है, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है। इसका मीनिंग यह है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर भी एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसका नाम भी हमने ए रखा है। इसका मतलब यह है कि ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है। तो लोकल वेरिएबल का नाम भी ए रखा हुआ है और ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी ए ही है, बस इनकी वैल्यू डिफरेंट है। अब जब आप यहाँ प्रिंट करेंगे सी आउट ए से, तो ये प्रिंट करेगा 20, राइट। और उसके बाद अगर आप इस ए वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, तो ये समझ जाएगा कि ये दूसरे स्कोप की वैल्यू को उठाना है। इट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले प्रिंट करेगा ये 20 और इसकी वजह से प्रिंट करेगा ये 10। तो अगर आपने किसी प्रोग्राम में ऐसा किया है कि वही नाम ग्लोबल वेरिएबल का है और वही लोकल वेरिएबल का है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और इस ऑपरेटर का यूज और भी है, तो पढ़ाएंगे आपको, हम बताएंगे जब आपको हम पूर्व पढ़ाएंगे, उसके अंदर आपको समझाया जाएगा कि और क्या क्या यूज है इस ऑपरेटर का। तो फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए आपके सामने जो आउटपुट आएगा पहले 20 और उसके बाद आएगा 10। ये मैंने रन किया और ये देखिए आपके सामने पहले 20 आया है और फिर ये 10 आया। अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर आल्सो डिफाइंड इनसाइड ए ब्लॉक विद स्टैटिक कीवर्ड। इसका मीनिंग यह है कि स्टैटिक वेरिएबल को भी हम किसी ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन करते हैं, ब्लॉक के बाहर डिफाइन नहीं कर सकते। और स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज करना होता है। और दूसरी बात यह है कि जिस ब्लॉक के अंदर इसको डिफाइन करेंगे उस ब्लॉक के बाहर इसको हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद लिखा है कि स्टैटिक वेरिएबल्स परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू होती है स्टैटिक वेरिएबल की, वो जितनी बार भी उस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे तो उसकी जो वैल्यू परसिस्ट रहती है। और इसका मीनिंग क्या एक्चुअल में बताएंगे आपको हम एग्जांपल से। और उसके बाद लिखा है कि द इनिशियल वैल्यू इज 0, कि अगर आपने इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर 0 एज्यूम कर लेता है। अब इसको आप समझिए इस एग्जाम्पल से। तो ये देखिए हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम बना हुआ है void show, इसमें एक फंक्शन है शो के नाम से, ये आपको अच्छे समझना पड़ेगा। और उसके बाद एक फंक्शन और है मेन नाम से, और इस फंक्शन को हमने मेन फंक्शन में 3 बार कॉल किया है। और जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन फंक्शन से चलना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आया है मेन फंक्शन में और यहाँ से हमने शो फंक्शन कॉल किया, तो
तो यहाँ पे आया शो फंक्शन पे, और ये क्या करेगा a इज इक्वल टू 10। अभी देखिए हमने इसमें स्टैटिक का यूज नहीं किया है, तो इसमें क्या करेगा ये नॉन स्टैटिक के केस में ये a एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसके अंदर वैल्यू आ गई मेमोरी में 10। उसके बाद ये नीचे आएगा और प्रिंट करेगा a की वैल्यू 10, राइट। उसके बाद a प्लस प्लस की वजह से a की वैल्यू हो जाएगी 11, राइट। और जैसे यहाँ से बाहर आएगा तो ये जो वेरिएबल है हमारा a तो अभी बना था, ये मेमोरी में से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होते हैं उसकी जो लाइफ है वो तब तक रहती है जब तक हम फंक्शन के अंदर रहते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन से बाहर आता है तो ये वेरिएबल भी मेमोरी में से खत्म हो जाता है। तो ये वापस आएगा नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे, और यहाँ से फिर से कॉल किया और जैसे फिर से वापस फंक्शन पे आएगा तो ये ए वेरिएबल फिर से बन जाएगा मेमोरी में, और इसके अंदर फिर से 10 वैल्यू आ जाएगी और ये 10 को ही प्रिंट करेगा, और उसके बाद ए प्लस प्लस की वजह से एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और जैसे यहाँ से बाहर आएंगे तो ये फिर से मेमोरी में से खत्म हो जाएगा। और अब आएगा वे इस लाइन पे, तो यहाँ से फिर से कॉल किया और फिर से इसको ऐसे ही करना है, ए फिर से बना और फिर 11 वैल्यू आई और 10 फिर से प्रिंट करेगा, और बाहर आते ही इससे भी मेमोरी से खत्म कर देगा। और इसका जो आउटपुट आएगा एक्चुअल में वो क्या आएगा 10 10 10, क्योंकि जैसे ये ऊपर जाता है तो ये वेरिएबल फिर से बन जाता है और बाहर निकलते ये वेरिएबल मेमोरी में से खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। तो ये तो बात थी कि अगर आप यहाँ स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो फिर ये इस तरीके से करता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैटिक बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगाया, तो स्टैटिक कीवर्ड लगाने से अब इसका जो आउटपुट आएगा तो आपको ध्यान समझना पड़ेगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम जब यहाँ से जाएगा ये इस फंक्शन कॉल करेगा तो ए वेरिएबल मेमोरी में बना और इसके अंदर वैल्यू आ गई 10। उसके बाद इसने ए को प्रिंट किया, तो इसका मतलब सबसे पहले प्रिंट हुआ 10। 10 प्रिंट होने के बाद अब ये क्या करेगा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी 11। तो जैसे ए की वैल्यू 11 हुई और ये फंक्शन से बाहर आएगा तो ये वेरिएबल मेमोरी में रहेगा, क्योंकि ये स्टैटिक है। और जैसे ही इस फंक्शन से बाहर आएगा तो ये नेक्स्ट लाइन पर आएगा, और यहाँ पे हमने फिर से फंक्शन कॉल किया तो यहाँ से जाएगा वापस फिर से फंक्शन के पास शो फंक्शन में, और डायरेक्ट ये इस लाइन पे जाएगा। इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये वेरिएबल मेमोरी में से हटाई कहाँ जो दोबारा बनेगा, तो इसलिए इस पर आएगा और ये प्रिंट करेगा ए की वैल्यू अब 11 करने के बाद अब ए की वैल्यू हो जाएगी 12। और उसके बाद यहाँ से फिर से बाहर आया फंक्शन पे और थर्ड टाइम फिर से कॉल किया और फिर वापस यहीं पर आएगा और अब प्रिंट करेगा ये 12 प्रिंट करने के बाद अब ए की वैल्यू हो जाएगी 13 और ये वापस आएगा नेक्स्ट लाइन पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये प्रोग्राम रुक जाएगा। तो कुल मिलाकर आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 10, उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आएगा 12। तो अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट ये आएगा, और अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आउटपुट ये आएगा, और मेमोरी में इस तरीके से करेगा कि बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है। स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो परसिस्ट रहती है जब तक आप फंक्शन को उसे कॉल करते रहते हैं, राइट। अब चलते हैं इसको IDE में चला कर देखते हैं कि आउटपुट हमारा यही आता है कि नहीं। ये आ गया हमारा IDE में, और यहाँ पे देखिए मैंने वही प्रोग्राम सेम टाइप करके रखा हुआ है और मैं इसको अब रन करता हूँ डायरेक्ट। तो ये देखिए फिलहाल मैंने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो 10 10 10 प्रिंट आपके सामने हो जाएगा। तो ये देखिए मैं रन किया और ये देखिए आपको 10 10 10 आपके सामने आ रहा है। प्रेस यानी कि आप यहाँ से बाहर आइए, और अब यहाँ पे आप कीवर्ड यूज़ किए स्टैटिक मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया, और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो अब आएगा 10 11 12। तो मैंने रन किया और ये इसका आउटपुट देखिए 10 11 12। तो ये फ़र्क है स्टैटिक में और नॉन स्टैटिक में। अब हम बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप की। दिस इज ए फंक्शन डिक्लेरेशन दैट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ फंक्शन, आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। इसका मीनिंग ये है कि फंक्शन प्रोटोटाइप एक तरह का फंक्शन डिक्लेरेशन है। ये कहिए कि डिक्लेरेशन को ही हम प्रोटोटाइप कह सकते हैं, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारा फंक्शन का नाम क्या है और क्या उसमें आर्गुमेंट है और किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करने जा रहा है। और अब मैं इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। और ये देखिए मैंने प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ ऑलरेडी, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। मैंने क्या किया, एक मेन फंक्शन लिया और एक मैसेज फंक्शन बनाया, और यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन से प्रोग्राम चलना शुरू होता है, आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले प्रिंट करेगा दिस इज मेन, उसके बाद जाएगा मैसेज फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे आएगा और प्रिंट करेगा गॉड इज ग्रेट। उसके बाद वापस आएगा नेक्स्ट लाइन पे और प्रिंट करेगा बैक इन मेन। तो कुल मिला के हमारा आउटपुट क्या आएगा, दिस इज मेन, उसके बाद गॉड इज ग्रेट और उसके बाद बैक इन मेन। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, लेकिन ये एरर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो मैसेज नाम का जो फंक्शन है ये आपने बाद में डिफाइन किया है और यूज़ हमने इसको पहले कर लिया है। तो जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलेशन तो ऊपर से होता है,
तो इसने देखा कि मैसेज नाम का कोई फंक्शन ऊपर नहीं है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। ये देखिए मैंने इसको रन किया और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये इसी लाइन पर एरर दे रहा है और एरर आ रही है मैसेज वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, कि जो फंक्शन है या आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, या तो इस फंक्शन को यहाँ से हटाओ और मेन फंक्शन के ऊपर ले लो, तब चलेगा। उससे पर नुकसान ये रहेगा कि ये जो फंक्शन होगा हमारा ये ग्लोबल हो जाएगा। जैसे वेरिएबल लोकल ग्लोबल होते हैं, ऐसे फंक्शन भी लोकल ग्लोबल होते हैं। अब ग्लोबल में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे प्रोग्राम कंपाइल होगा वो मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई कर लेगा और जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा उसकी जगह मेमोरी में ऑक्यूपाइड रहेगी। इट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल या फंक्शन जो होते हैं वो मेमोरी को देर तक ऑक्यूपाइड रखते हैं, तो मेमोरी की वेस्टेज है। और लोकल ये होता है कि जब उसकी जरूरत होती है तो मेमोरी में आ जाते हैं और जब उसकी जरूरत नहीं है तो मेमोरी में से गायब रहते हैं। तो इसलिए लोकल ज़्यादा बेटर है। ग्लोबल को मजबूरियां बनाते हैं, तो लेकिन हमने इस फंक्शन को लोकल बनाने की कोशिश की, बट ये एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा क्योंकि ये हमने फंक्शन बाद में डिफाइन किया है। तो इस फंक्शन को हम चाहते हैं कि इसको यहीं पर रखना है और इसको एग्जीक्यूट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फंक्शन की जो लाइन है ये वाली लाइन, इसको यहाँ से कॉपी कर देंगे हम। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे आपको सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसी कहते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। बस आपको ये करना है कि अगर आप फंक्शन बाद में डिफाइन करेंगे कॉल करने के बाद, बस ये लाइन आपको एज इट इज यहाँ पे कॉपी करनी है सेमीकोलन के साथ। अगर इसमें कोई आर्गुमेंट है तो वो आर्गुमेंट भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये एरर नहीं देगा। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से रन किया और रन करते देखिए अब आउटपुट आएगा, कोई एरर नहीं आएगी। तो ये देखिए दिस इज मेन, फिर गॉड इज ग्रेट और फिर बैक इन मेन। जैसे प्रेस की करेंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ कि प्रोटोटाइपिंग में अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इस लाइन को यहाँ से हटा करके वो लोग यहाँ प्रोटोटाइप नहीं लिखते, वो लोग क्या करते हैं कि प्रोटोटाइप इसका यहाँ पे लिखता है इस तरीके से। और अक्सर बुक में देखा मैंने ऐसे लिखा रहता है, जबकि ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि ये बाहर डिक्लेयर करने से तो ये फंक्शन फिर से ग्लोबल हो गया। तो अगर आपको उसको ग्लोबली बनाना है तो इससे अच्छा है कि आप इस फंक्शन को ऊपर ले लीजिए, तो यहाँ पे डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि फंक्शन प्रोटोटाइप जब भी देंगे तो आपको अंदर लिखना चाहिए जिससे वो फंक्शन लोकल रहे। ग्लोबल बनाने से कोई फायदा नहीं है, वो मेमोरी में देर तक मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखेगा। इसलिए आप फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है जिसके अंदर कॉल करना है उसके अंदर आप उसको डिक्लेयर कीजिए और उसको कॉल कर सकते हैं, राइट। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन फंक्शन के बाहर मत दो, उसे फंक्शन के अंदर देना चाहिए जहां पे हमें उसे कॉल करना है। क्योंकि हमें इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इसलिए हमने इस फंक्शन का डिक्लेरेशन अंदर दिया है, बाहर देने से कोई फायदा नहीं है, वो ग्लोबल हो जाता है, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट वही कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिख करके डाल सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।